हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी। आज हम कुछ नया बताने वाले हैं कि कैसे हमने इस नोट्स को बनाया है, इसी की चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप भी इस तरह का नोट्स बना सकते हैं और जिन लोगों को नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं। ये नोट्स जो है यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बीपीएससी में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने जा रही है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जिस सब्जेक्ट से हैं उसका नोट्स लेके आप 6 से 12 तक पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी को। ये है 9th क्लास की एनसीईआरटी का पॉलिटी और अध्याय 1 है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। और हमें इसका नोट्स बनाना है जैसा कि हमने बनाया है। इसके बाद हम सारा डिटेल में देखेंगे कि कैसे वो नोट्स बना है। आइए देखते हैं हम इसको बनाते कैसे। सबसे पहले तो इसकी रीडिंग करेंगे हम। अब यहाँ पे लोकतंत्र क्या है कहा जा रहा है तो परिभाषा की जरूरत क्या है। तो यहाँ पे बच्चों के बीच और मैडम के बीच, जो मैडम पढ़ा रही हैं उनके बीच कुछ बातचीत हो रही है, तो इसको हमने पढ़ा। इसमें कुछ खास निकल के नहीं आ रहा है। एक एग्जाम्पल के तहत बच्चों को समझाया जा रहा है कि लोकतंत्र क्या है। लेकिन इन सारे समझाने के बाद की जो परिभाषा निकल के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक सरल परिभाषा। हालांकि ये यहाँ से शुरू है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हाईलाइट किया है हमने। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी कि 2 लाइन में लोकतंत्र की परिभाषा यहाँ से निकल के आती है। अब आप देख सकते हैं पहला पेज हमने छोड़ दिया, पहले पेज पे हमने कुछ भी नोट नहीं किया है। यानी कि इतना सारा हमने छोड़ दिया है क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, लोकतंत्र के बारे में समझाया गया है। आगे हम दूसरे पेज पे एक 2 लाइन की परिभाषा मिलती है, उसको हमने नोट किया अपने नोट्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं फिर लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। ये सारे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स, ये यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है। यानी कि एक सवाल पूछा जा रहा है कि उसके बाद ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है और प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। ये पाकिस्तान का एक उदाहरण दिया गया है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने थोड़ा सा इसमें 2-3 लाइन जो सन है, जैसे 1999 में सैनिक तख्तापलट हुआ पाकिस्तान में, कुछ हम लोग 2-3 लाइन नोट करेंगे क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में है। तो यहाँ पे विशेषता पे हम पहुँचते हैं। यहाँ देखिएगा, इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुँचते हैं। यानी कि अभी हम पहली विशेषता पर पहुँच रहे हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। अभी तक हम देख रहे हैं कि हम 6ठे नंबर पेज पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे पास अभी 4 से 5 लाइन ही बातें निकल के आई हैं जो हमारे नोट करने लायक है। पढ़ने के लिए आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन लिखना और उसके लिए चुनाव करना कि हमें क्या लिखना है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इसमें चीन की संसद की एक दी गई है उदाहरण, और इसमें हम 2-3 लाइन बस ये नोट करेंगे जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि चीन की संसद को क्या कहते हैं और इसमें जो राष्ट्रपति होता है किस तरह का होता है, हमारे देश से कैसे भिन्न होता है। ठीक है, एक चीज़ हमें यहाँ पता चलती है कि मैक्सिको जो है 1930 में आज़ाद हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हर 6 वर्ष पे राष्ट्रपति चुनने का चुनाव कराए जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, उसमें जनता भाग नहीं लेती। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिको के बारे में 2 लाइन पता चला, हमने नोट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में फिर से कुछ बातें निकल के आ रही है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर हो। ये चीज़ें बताई जा रही थी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, लोकतंत्र के बारे में इतने सारे चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, उसका यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आता है जो हमारे नोट करने लायक है। फिर है एक व्यक्ति एक वोट का मोल। इसमें कहा जा रहा है सऊदी अरब के बारे में, एस्टोनिया के बारे में, फिजी के बारे में। चूंकि ये हमारे एनसीईआरटी में है, एक 2 लाइन हर देशों के बारे में बताया गया है, सिर्फ ये जानने के लिए कि हमारे देश से वो कैसे भिन्न है। फिर तीसरी विशेषता हमारे सामने निकल के आती है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। कहने का मतलब है हमारे देश में गरीब धनी कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, उसके वोट का एक ही मूल्य होता है, सारे लोगों का वोट का मूल्य एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी विशेषता को हमने जान लिया, कानून का राज और अधिकारों का आदर। ठीक है, तो यहाँ पे अल्पसंख्यकों के बारे में थोड़ा सा जिम्बाब्वे में बताया गया है। यहाँ पे 19 पेज का है, हम 8वें पेज तक पहुँच चुके हैं और हमने जो नोट किया है वो हमने आपको दिखाया है। यहाँ पे फिर से लोकतंत्र के बारे में कुछ बातें निकल के आती है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। 3 विशेषताएं हम देख चुके हैं, चौथी विशेषता है
एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक सरकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। यानी कि 9वें पेज पे हमें जाके मिल रहा है लोकतंत्र की चौथी विशेषता, और इतनी सारी चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं। परिभाषाओं का सारांश क्या है? लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो अभी तक हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। तो इसी तरह से देखिए, ये चारों जो विकल्प हैं ऊपर हम देख चुके हैं और इसको हम अपने नोट्स में नोट भी कर चुके हैं। अब लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। यहाँ पे फिर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। मैडम और जेनी के बीच में बात हो रही है, इसको हम नहीं नोट करेंगे। यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क क्या है। ये सारे जो पॉइंट हैं यूपीएससी के मेंस के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे हैं। इसके लिए आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सामाजिक न्याय, शासन, ये सारे जो हैं यूपीएससी मेंस के टॉपिक हैं। पेपर सेकंड में आते हैं, जीएस सेकंड में, जीएस पेपर 2 में। उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बस आपको करंट अफेयर तैयार करने की ज़रूरत है। आपको एनसीईआरटी में सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क दिया गया है, क्यों लोकतंत्र बुरा है, अगर जो लोग बुरा कहते हैं लोकतंत्र को, वो क्या तर्क दे के कहते हैं, वो दिया गया है। उसको हमने नोट कर लिया। लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क है? जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र बहुत अच्छा है, वो अपना क्या तर्क देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तर्क है, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ने पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे लिखने लायक है, उसको हमने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी एक पॉइंट हमने हाईलाइट किया है। लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, यहाँ पे 2 अर्थ लगाया गया है। लोकतंत्र का बृहत्तर यानी कि बड़े पैमाने पे क्या अर्थ होता है, उसके बारे में यहाँ पे ये पॉइंट भी है, तो इसको हमने अपने नोट्स में नोट किया है। और उसके बाद यहाँ कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ये सभी चीज़ें ये शिक्षक और बच्चों के बीच बातचीत हो रही है और समझाया जा रहा है। तो ये सारे जो है, इतना ही पॉइंट, ये सारी प्रश्नावली है, ठीक है। तो 9th क्लास की एनसीईआरटी में इतनी सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट किया। और आप देख सकते हैं यहाँ से 19 पेज के नोट्स में हमें लग रहा है दो पेज में ये नोट्स बन जाएगा, 2 से 3 पेज में। अगर फॉन्ट हम बड़ा लिखें, देखिए पेज ज़्यादा लगने का कारण ये होता है कि कभी कभी हम फॉन्ट ज़्यादा बड़ा लिखते हैं, क्योंकि हमें उसको पीडीएफ में पढ़ना है, तो हम अच्छे से उसको पढ़ सकें, ठीक है। और यहाँ पे ये समाप्त होता है। आगे देखते हैं कि नोट्स हमने कितने पेज में बनाया है और कैसे बनाया है। हमने एक उदाहरण दिया कि ऐसे नोट्स बनते हैं।